किसान साथियों, धान की बालियाँ मोटी और लंबी करना चाहते हैं तो आज की ये कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। आज हम बालियों की साइज़ बढ़ाने का बहुत ही आसान उपाय बताएंगे। बालियों के अंदर दाने की संख्या कैसे बढ़ाएं, बालियों को मोटा और लंबा कैसे करें ताकि हमारे जितने भी दाने आएँ वो काफ़ी स्वस्थ दाने आएँ, दाने में चमक, दाने का वज़न अच्छा रहे। तो आज दाने अच्छे बनाने के ऊपर हम एकदम कंप्लीट वीडियो आपको देने वाले हैं, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको देखना है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, जानते हैं क्या क्या ध्यान देना है। यहाँ पे हम आपको 5 बातें बताएंगे। अगर आप इन पाँचों बातों का ध्यान देते हैं तो आपके भी धान की फसल में बालियाँ लंबी आएंगी, बालियाँ मोटी आएंगी, दाने अच्छे आएंगे, दाने का भराव अच्छे से होगा और हर दाने का वज़न अच्छा आपको मिलने वाला है। तो पहली चीज़ आपको क्या प्रयोग करना है, सबसे पहले आप समय जान लीजिए, क्योंकि समय अगर आप अच्छे से नहीं जान पाएंगे तो हो सकता है उतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें काम ना करें। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल धान की गबोड अवस्था में करना है। अब गबोड अवस्था को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। गबोड अवस्था, गाबे की अवस्था या गर्भावस्था या गोभ की अवस्था, तमाम नामों से इसको जाना जाता है। आसान भाषा में आप समझिए कि जब आपके पौधे में यानी धान के पौधे में बालियों का निर्माण होना शुरू होता है, ठीक उस समय इनका इस्तेमाल करना है। अब ये वैरायटी के हिसाब से समय आगे पीछे हो सकता है। औसतन समय 60 से 70 दिन का होता है, लेकिन बहुत जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 55 दिन पे भी बालियाँ तने के अंदर बनना शुरू हो सकती है और देर से तैयार होती है तो इससे ज़्यादा भी समय हो सकता है। तो यहाँ पे हमने औसतन समय 60 से 70 दिन का रखा हुआ है। इस बीच में या वैरायटी के हिसाब से आप समय थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने खेत में जाना है, अपने पौधे के तने को देखना है। तने में अगर थोड़ा सा गोलाई, थोड़ा सा मोटाई आने लगे, अगर आप कोई बीज से तना तोड़ के देखेंगे तो बहुत छोटी सी बाली आपको दिख सकती है, तो उस समय आपको इन चीज़ों का प्रयोग करना है, यानी गबोड अवस्था में डालना है। अब चलिए जानते हैं क्या डालना इस समय फ़ायदेमंद होता है और किस चीज़ की कमी से नुकसान होता है। सबसे पहले तो इस समय जिंक का प्रयोग करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ऐसा देखा गया है कि इस समय अगर आप जिंक की पूर्ति करते हैं तो फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा क्या मिलता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है, यानी फसल अच्छी मात्रा में भोजन का उत्पादन कर पाता है। जब पौधे को अच्छी मात्रा में भोजन मिलेगा तो पौधा स्वाभाविक रूप से अच्छे से विकास करेगा। जब पौधे का विकास अच्छे से होगा, क्योंकि इस समय बालियों का विकास होता है, तो बालियों का विकास भी तो अच्छे से ही होने वाला है। तो अगर आप जिंक की पूर्ति बाली निकलने से पहले करते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब सवाल आता है किस तरीके से हम जिंक की पूर्ति करें। क्या हमें मिट्टी में डालना है? बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप ज़मीन में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो उसका लाभ पौधे को बहुत देर में मिलने वाला है, इतना देर में कि आपकी बालियों का निर्माण हो सकता है कि मतलब बालियाँ बन जाए उसके बाद वो काम करे। मतलब मिट्टी में कोई भी खाद, एक सीधा सा फार्मूला आपको नोट कर लेना है कि मिट्टी में कोई भी खाद धान की रोपाई के 50 दिन के बाद नहीं डालना है। चाहे यूरिया हो, चाहे जिंक हो, चाहे पोटास हो, XYZ कोई भी खाद हो, आपको मिट्टी में प्रयोग ही नहीं करना है। उसका इस्तेमाल आपको स्प्रे विधि से ही करना है। तो जिंक की पूर्ति भी आपको स्प्रे विधि से ही करना चाहिए। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करें, जो आती है 12% वाली। ये थोड़ा ज़्यादा काम करती है। ज़्यादा काम क्यों करती है, इसका नाम ही है चिलेटेड। अब चिलेटेड का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूँ। चिलेटेड का मतलब होता है चिपक जाना। ये आपके पौधे की पत्तियों के ऊपर अच्छे से चिपक जाता है, जिससे इसका जो उपयोग पौधे करते हैं वो ज़्यादा मात्रा में कर पाते हैं, यानी इसकी उपयोग क्षमता दूसरे जिंक की तुलना में ज़्यादा होती है। ये बढ़िया से काम करता है। इसके अलावा कुछ फास्फोरस वाली खाद के साथ भी इसका यूज किया जा सकता है, जैसे हम आगे आपको बताएंगे कौन कौन सी खाद आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालने से बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलता है। कब डालना है, बाली निकलने से पहले, बाली बनते समय डालना है। अगर आप जिंक सल्फेट भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने चिलेटेड बताया वो ज़्यादा काम करती है तो उसी का यूज़ करना है। आप 33% वाले जिंक सल्फेट या 21% वाले जिंक सल्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं। 33% वाला डालना चाहते हैं तो 700 ग्राम या 750 ग्राम लेना है। साथ में 1 या 1.5 या 2 किलो तक यूरिया मिलाना पड़ेगा। सिंगल जिंक का स्प्रे आपको कभी भी नहीं करना है, अन्यथा पत्तियाँ जल सकती हैं। इसके अलावा अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट स्प्रे भी जैसे डालना चाहते हैं तो इसकी 1 किलो मात्रा लेनी है। इसके साथ भी
पे 1 या 2 किलो दानेदार यूरिया आपको मिला के छिड़काव करना है, बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। तो कोई भी आप जिंक ले सकते हैं, यूरिया आपको अवश्य मिलाना है, सिंगल जिंक का स्प्रे नहीं करना है। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो हो गई जिंक आपको पूर्ति करना है। नंबर 2 पे हमने रखा है फास्फोरस की पूर्ति। फास्फोरस की पूर्ति इस समय करने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा क्या मिलता है? आपके पौधे में फास्फोरस जो होता है एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, पौधे के अंगों तक भोजन पहुंचाता है, जो जड़ों के द्वारा अवशोषित होता है, जो पौधे भोजन लेते हैं उसको पौधे के बालियों तक ये इस समय भेजने का काम करेगा, यानी बाली के विकास में और ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फास्फोरस इस समय डालने से फ़ायदा मिलता है। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा, क्या हम DAP डाल सकते हैं, क्या हम सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं, या हम कोई NPK का मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, मिट्टी में डाली गई खादें पौधे तक पहुंचने में थोड़ा लंबा टाइम लेती हैं, और फास्फोरस वैसे भी काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा? फास्फोरस एक अगतिशील तत्व होता है, स्थिर तत्व होता है। अगर आप ऊपर से डालेंगे तो नीचे तक उसकी पहुंच बहुत कम होती है, जिससे पौधे उसका ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी आपको फास्फोरस वाली कोई भी खाद डालनी है, रोपाई से पहले खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के समय डाल दें, ताकि मिट्टी में अच्छे से फास्फोरस मिक्स हो जाए, ताकि पौधे तक आसानी से उसकी पहुंच हो सके। फिलहाल वो तो अलग की बात हो गई। बात आती है फास्फोरस की पूर्ति कैसे करें। तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा NPK आता है 05234। इसमें 52% फास्फोरस भी होता है और 34% पोटास भी होता है। पोटास के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, पहले फास्फोरस के बारे में जान लेते हैं। तो 05234 1 से 1.5 किलो बाली आने से पहले डालने से बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा होता है। धान के पौधे में जो भोजन बनेगा वो भोजन दाने तक अच्छे से, बालियों तक अच्छे से पहुंचाने का ये काम करेगा। कुछ पोटास की पूर्ति हो जाएगी, तो पोटास भी फल फूल बीज दाने के निर्माण में बहुत ही मदद करता है, तने को भी मजबूत करता है, पौधे में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करता है, जिससे जल्दी कीट या बीमारी का अटैक नहीं होता है। तो 05234 1 से 1.5 किलो बाली निकलने से पहले डालिए। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, चिलेटेड वाले जिंक का इस्तेमाल आप करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक साथ ही जिंक और 05234 डाल दें, तो आप चिलेटेड वाले जिंक का यूज कर सकते हैं। जिंक सल्फेट आपको अलग से ही डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चिलेटेड वाली जो 12% वाली जिंक आती है, एडिटिव जिंक जिसको बोला जाता है, उसका इस्तेमाल आप NPK 05234 के साथ कर सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानी बरतनी है, सभी को एक साथ नहीं मिलाना है। पहले जब आप घोल का मिश्रण तैयार करें तो अलग से आपको 05234 दूसरे बर्तन में, और दूसरे बर्तन में आपको चिलेटेड वाले जिंक को घोलना है। जब टंकी में आपको स्प्रे करना हो तो एक साथ डाल के स्प्रे कर सकते हैं। यानी सीधा सा मतलब है कि इन दोनों को एक साथ मिला तो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक मिला के रखा नहीं जा सकता है। इसीलिए अलग अलग घोल बना के स्प्रे करें, ताकि नुकसान होने की संभावना कम हो। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर अभी तक हमने फास्फोरस और जिंक के बारे में जाना। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा मिलता है, बालियों की साइज़ अच्छी आएगी, क्योंकि ये पौधे तक भोजन अच्छे से पहुंचाएंगे, जिससे बालियों का निर्माण अच्छे से हो पाएगा। ये तो 2 तत्व हो गए जिनकी पूर्ति करना फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा पोटास के बारे में जैसा कि हमने बताया था, आगे आपको बताने वाले हैं, तो पोटास के बारे में चर्चा करते हैं। पोटास की कमी यानी बालियाँ छोटी, पतली, कमज़ोर, सीधा सीधा उत्पादन कम। बस आप इतना समझ लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। पोटास अगर आप अपने धान की फसल में नहीं डालते हैं, या पोटास की अगर आपकी मिट्टी में कमी है, तो कभी भी आपको धान की फसल ही क्यों ना हो या कोई दूसरी फसल ही क्यों ना हो, आपको उत्पादन कम मिलेगा। पोटास का उत्पादन से क्या मतलब है, आप इसके बारे में भी जान लीजिए। पोटास का बालियों के निर्माण में क्या संबंध है, आप यह भी जान लीजिए। नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद पोटास की पौधे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर आप अपने खेत से फसल अवशेष को हटा देते हैं, तो आपकी मिट्टी में निश्चित ही हो सकता है पोटास की कमी हो। वैसे सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि आप अपने खेत की जांच करवाएं। हर 2-3 साल में कम से कम एक बार आपको जांच करवाना चाहिए, ताकि आपको सही मात्रा में पता चले कि हाँ, हमारी मिट्टी में किन चीज़ों की ज़्यादा कमी है, किसकी कम कमी है। तब आप और सही तरीके से इसका प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक जांच नहीं करवाई है, अपने खेत से आप फसल अवशेष का मतलब कि मान लीजिए आपने धान की कटाई की, जो उसका पुआल होता है खेत से हटा के आपने नष्ट कर दिया, या किसी दूसरे कार्य में आपने उपयोग कर लिया, किसी भी दूसरी फसल की फसल अवशेष नहीं रखते हैं, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, फसल अवशेष में काफ़ी मात्रा में पोटेशियम उपलब्ध होता है। तो पोटास का अवश्य इस्तेमाल करना है। पोटास के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको विस्तार से बताया है, पोटास की पूर्ति कब कैसे करें। फिलहाल कुछ जानकारी हम आपको यहाँ पे दे देते हैं।
पोटास का इस्तेमाल धान की फसल में 50 दिन के अंदर ही आपको जो दानेदार पोटास आता है उसके द्वारा कर देना चाहिए। पोटास की कुल 25 से 40 किलो मात्रा डाली जाती है। 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में पोटास डालें, 30 से 35 किलो एक मध्यम औसत की वैरायटी में पोटास डालें और 35 से 40 किलो एक देर से तैयार होने वाली वैरायटी में पोटास आपको जो MOP पोटास 60% वाला आता है इतनी मात्रा में पर एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना होता है। ये तो हो गई कि हाँ 50 दिन के अंदर। अब कैसे डालना होता है, आधी मात्रा रोपाई के समय डाल दीजिए, आधी मात्रा 40 से 50 दिन पे डालना होता है। जैसे मान लीजिए 40 किलो या 30 किलो डालने वाले हैं तो 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय, 15 किलो 40-50 दिन पे। ऐसे ही 40 किलो डालने वाले हैं तो 20-20 किलो 2 हिस्सों में बांट के आप आधी मात्रा रोपाई के समय, आधे 40-50 दिन पे देना होता है। तो ये तो बात होगी दानेदार पोटास की। अगर आपकी धान की फसल अभी भी 50 दिन से कम दिन की है, आपने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है, तो अभी भी आप 20-25 किलो पोटास डाल के पोटास की कुछ पूर्ति करा पाएंगे। ध्यान ये देना है कि 50 दिन के अंदर ही, हालांकि जो वैरायटियाँ जल्दी तैयार हो जाती है उसमें तो और जल्दी डाल देना चाहिए, 40-45 दिन के भीतर ही उसमें दानेदार पोटास अंतिम मात्रा डाल देना चाहिए। तो अभी भी 50 दिन से कम दिन की फसल है तो आप 20-25 किलो MOP पोटास 60% वाला उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि मान लीजिए हमारी फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, 55 दिन, 60 दिन, 65 दिन ऐसे समय होने वाला है और अभी तक हमने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है, तो क्या करें? तो 50 दिन से ज़्यादा दिन की फसल में बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है तो बस एक तरीका आपके पास है, आप NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटास के साथ इसमें कुछ मात्रा में सल्फ़र भी होता है, 50% पोटास की मात्रा होती है। इसके इस्तेमाल से आप पोटेशियम की जल्दी पूर्ति कर पाएंगे। 50 दिन के बाद दानेदार पोटास क्यों नहीं डालना है? क्योंकि मिट्टी में डालेंगे तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, मिट्टी में डाली गई खादें ऐसा नहीं कि हाँ तुरंत ही काम करना स्टार्ट कर देती हैं, कुछ टाइम लगता है। तो अगर आप ये NPK डालेंगे तो इसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग करेंगे और स्प्रे विधि से जो हम चीज़ें डालते हैं वो थोड़ा जल्दी काम करती हैं। तो 1 से 1.5 किलो यह NPK 50 दिन की ऊपर की फसल में आप डाल सकते हैं। ज़्यादा कमी हो या कमी के लक्षण दिखाई दे तो आप 2 बार भी 15-20 दिन के अंतराल पे इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो अपनी फसल की आवश्यकता के अनुसार पोटास का उपयोग आप अवश्य करिएगा। पोटास की कमी यानी उत्पादन में कमी। पोटास आपके पौधे में बाली के निर्माण में हेल्प करता है, दाने के भराव में हेल्प करता है, दाने के वजन, दाने के चमक में काफ़ी मदद करता है, बालियों की साइज बढ़ाने का भी काम करेगा, पौधे के तने को भी मजबूत करेगा जिससे फसल गिरेगी नहीं। पोटास की कमी से भी हमारी फसलें गिर जाती हैं। पोटास की कमी से फसल में बीमारी, कीटों का अटैक भी ज़्यादा होता है क्योंकि पोटास की कमी से पौधे की रोग प्रतिरोधी क्षमता कमज़ोर हो जाती है। जैसे इंसानों में होता है कि जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होती है उसको बहुत जल्दी बीमारी लग जाती है, उसी तरह से पौधे में भी होता है। जिस पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होगी उसमें जल्दी कीट या बीमारी का अटैक भी नहीं होगा या बहुत कम होगा। वहीं अगर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो आपके पौधे में बीमारी, कीटों का अटैक ये सब ज़्यादा होता है। तो पोटास डालना फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पे हमने फास्फोरस, पोटास और जिंक ये 3 तत्वों के बारे में जाना। बाली आने से पहले डालने से बढ़िया फ़ायदा मिलता है। हालांकि NPK 0050 आप बाली निकलने के बाद दाना भरते समय डालेंगे तो अच्छा काम ये करता है। अच्छा काम क्या करता है? ये दाने के भराव में बाद में काफ़ी मदद करता है। तो अगर आपने अच्छे से पोटास डाला हुआ है तो भी बाली आने के बाद एक बार डाल देंगे तो निश्चित ही ये बढ़िया काम करेगा, दाने का वजन वगैरह अच्छा आएगा। पोटास की कमी से दाने हल्के पतले भी रह जाते हैं, इस बात का भी ध्यान देना है। इसके अलावा एक चीज़ की पूर्ति आपको और करनी चाहिए, वो है बोरोन। किसान साथियों, बोरोन हमारी फसल में परागण में काफ़ी हेल्प करता है, पराग नली का निर्माण करवाता है जिससे परागण अच्छे से होता है। बोरोन की कमी से भी दाने खाली रह जाते हैं, दाने पतले, कमज़ोर, पिचके हुए आपको दिख सकते हैं और वज़न में कमी आपको दिख सकती है। तो बोरोन डालना बाली आने से पहले फ़ायदेमंद होता है। बोरोन जो आता है 20% वाला 100 से 150 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना चाहिए। तो पहले हमने 2 चीज़ें आपको बताई थी, 0.34 जिंक 12% वाला, इसके साथ आप बोरोन 20% वाला भी 100 से 150 ग्राम अलग अलग घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं तो ये अच्छे से काम करेंगे। तो बस यही चीज़ें आपको करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आपको अवश्य ध्यान देना है। खादों के बारे में तो बात हो गई, हमने 4 खादों के बारे में बताया, जिंक, फास्फोरस, पोटास और बोरोन। इन सभी के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी, स्वस्थ आएंगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन 5वीं जो चीज़ है वो सबसे ज़रूरी है, वो है सिंचाई यानी पानी प्रबंधन।
अगर पानी की कमी हो जाएगी तो कुछ भी चीज़ काम नहीं करेगी। इस बात का विशेष ध्यान देना है, आपका खेत एकदम सूखना नहीं चाहिए। अगर आपकी मिट्टी में पानी की कमी बाली बनते समय या बाली निकलते समय या बाली निकलने के बाद इन अवस्थाओं में हो जाएगी तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको नमी चेक करते रहना है, अपने खेत में जाइए, पानी का स्तर जांचिए। ऐसा भी नहीं कि हाँ लबालब पानी भर के रखिए, लेकिन हाँ कुछ पानी होना इस समय फ़ायदेमंद होता है। तो बस यही 4-5 चीज़ों का आपको देखभाल करना है। इसके अलावा कोई बीमारी, कोई कीट का अटैक हो तो ही आपको किसी दवा का इस्तेमाल करना है। फ्लावरिंग की अवस्था जब आती है, यानी जब फूल आए हुए होते हैं, उस समय किसी भी रासायनिक चीज़ का स्प्रे विधि से प्रयोग करना परागण में बाधा डालना होता है, जिससे आपके दाने खाली रहने की संभावना हो सकती है। बोरोन का इस्तेमाल कभी भी 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं करना है, अन्यथा नुकसान होगा। ज़्यादा मात्रा में बोरोन डालने से आपके पौधे में ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान देना है। कोई भी खाद डालें तो नमी चेक करें, कोई बीमारी या कोई रोग दिखे तभी उससे संबंधित दवा डालें। ऐसे ही किसी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर देना केवल आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ाना होता है। अगर उसके लक्षण दिखाई दें तभी आपको उससे संबंधित चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें। कोई बीमारी, कोई कीट का अटैक हो गया है, हमला हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करिए, हम उससे संबंधित जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। कोई भी आपके खेती बाड़ी से संबंधित सवाल हो तो भी आप कमेंट करिए। और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।